हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के पिछले ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से भी आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसके हिंदी पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा खंड अ है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में अगर पहला प्रश्न के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। मतलब वैदेही वनवास किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने, महादेवी वर्मा ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी ने, या सिया राम शरण गुप्त जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पत या महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 3 नंबर। बोल रहा है कि भाव विलास के रचनाकार हैं देव, बिहारी, चिंतामणि या मती राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोल रहा है कि छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मती राम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भूषण की। क्वेश्चन नंबर 5, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, कुछ कथन वाले क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से जो आपका सही रहेगा उसको आप करेक्ट मारेंगे। तो बोल रहा है जो शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए ये गलत है। जो शशांक है इसको लिखा था आचार्य, ठीक है, आप ये लर्न भी कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में फिर से ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो जो शशांक है उसके लेखक हैं आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी। तो आचार्य विष्णुकांत शास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट, आकाशदीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा है। तो देखिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गलत। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं। कौन माना जाता है? तो ये हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आलोचना साहित्य का जनक है उसे, उनका क्या नाम है? तो वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये याद रख लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है, आलोचना साहित्य का जनक माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्हीं को हिंदी साहित्य का जनक, हिंदी रंगमंच का जनक और आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं। और बोल रहे क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये भी गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो लेखक हैं ये हैं इसके हरिवंश राय बच्चन जी। तो मैं आपको करेक्ट आंसर भी बता दिया कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं ऑप्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बात करें। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या रेखा चित्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उपन्यास है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर के बारे में। तो 10 नंबर हमारा बोल रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा रचना है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 नंबर बात करते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। और वो चारों आपको मैं बता दूं, वो एक होता है आपका स्थायी भाव। ठीक है, कभी कभी हो सकता है लिखने के लिए भी आ जाए या बहुविकल्पी में भी आ जाए कि निम्नलिखित में रस के भाव छाटिए, अंग छाटिए। एक होता है स्थायी भाव, फिर दूसरा होता है विभाव, ठीक, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है आपका संचारी भाव। तो ये होते हैं हमारे रस के भेद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। आइए क्वेश्चन नंबर
13 की बात करते हैं तो बोल रहा है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो सोरठा का पहला है और तीसरा, ठीक है, कभी कभी पहला देता है, कभी कभी तीसरा, तो आप याद कर लीजिए पहले सोरठा के पहले और तीसरे चरण में जो होते हैं हमारे कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और एक और चीज़ याद कर लीजिए कि जो सोरठा है उसके दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आप ये भी याद कर लेंगे कि दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं, जबकि पहला और तीसरा में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बोल रहा है कि निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए जो निर्देश में है प्रयुक्त उपसर्ग आपको देखिए दय दिया है, नी दिया है, सी में निर दिया है और निर दिया है। लेकिन सी और डी में क्या अंतर है, सी में छोटी का मात्रा है और डी में बड़ी का मात्रा है 9 पे। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी का मात्रा। 15 नंबर बात करते हैं, नीलगाय में कौन सा समास है, कर्मधार है, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधार है। 16 नंबर, खेत का तत्सम है भूमि, जमीन, क्षेत्र या पृथ्वी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, युष्माकाम, युष्मासु, युष्मत, त्वत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युष्मत। 18 नंबर, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया की प्रधानता होती है। 19 नंबर देखेंगे, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2, 4, 3 या 8। तो याद कर लीजिए इसके 2 होते हैं और वो जो तत्व होते हैं उसका भी नाम याद कर लीजिए। एक होता है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा आपका होता है उद्देश्य और उसको बोलते हैं विधेय। तो 2 होते हैं तत्व, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। चलिए लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, बोल रहा है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपव्यय पद, अव्यय पद, व्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्यय पद। तो पूरा बहुविकल्पी खत्म हो गया। अब हम लोग वर्णात्मक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए वर्णात्मक में दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उत्तर पूछ रहा है और एक देख लीजिए ऐसे दे दिया आपको पढ़ने के लिए आपको, तो आपको अच्छे से गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, और पूरा अंत तक यहाँ तक आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है पहला में कि बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का सारांश लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे ये रेखा किया है ना, ये इसमें आपको बस इसी लाइन को आपको थोड़ा सा और भी व्याख्या करके बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, थोड़ा सा अर्थ निकाल के आपको लिख देना है। और तीसरा है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, मतलब एक जगह इसमें कहीं सुदृढ़ बाहु का यूज हुआ होगा, उसका अर्थ आपको बताना है कि बताइए सुदृढ़ बाहु से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो सारांश है, सारांश लिखने के लिए आपको जो ऊपर दिया गया आपका गद्यांश है यानी कि पैराग्राफ है, उसका अध्याय और पाठ लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, ये कई बार पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर का नाम है मित्रता, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, ठीक, ये याद कर लीजिएगा। आइए, अगर आपको ऊपर वाला आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो अथवा भी दिया होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अथवा में दिया है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, ऐसे करके पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम इसमें पूछ दिया, ठीक। फिर बोल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। फिर बोल दिया कि ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ ये पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। फिर पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए ये किस पाठ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इसका पाठ है, पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, यहाँ से भी पूछता है। और अगर इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और व्याख्या तो आप फिर उसी तरह थोड़ा सा उस शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर अच्छे से अर्थ निकाल कर लिख देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो जिस तरह एक गद्यांश देता है उसी तरह पद्यांश का भी देखता है। तो जैसे ही आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि रानी मैं जानी अजानी महा पवि पावन होती कठोर हियो है, ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ तक दिया है। और फिर पूछ रहा है कि पहला कि उपयुक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको बता दूं जो
ऊपर वाले पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो चैप्टर का नाम है ये है वन पथ पर कवितावली, ठीक है, वन पथ पर कवितावली, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट के। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो उससे अच्छा है, नहीं आता है तो अथवा देकर दिया है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था, सफल जवानी को। इसमें भी वही चीज़ है, बोल रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं, जो ये पाठ है, ये पाठ का नाम है हल्दी घाटी, ठीक है, और जो इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन था रेखांकित अर्थ की व्याख्या कीजिए। तीसरा था उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताना है। तो आपको पता है महाराणा प्रताप पे वो है, तो महाराणा प्रताप जी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक आपको संस्कृत में आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। वाराणसीयम प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दोदते। तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी नगरी से, तो आप अच्छे से आसानी से हिंदी में इसका अनुवाद कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अथवा में करके दिया है। आप यहाँ पे विश्वस्त स्पष्टा ईश्वर एक एव इति यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में के एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए अब आपको एक पद्यांश दे दिया, अगर आपको ये आता है रात्रि गर्मष्यति भविष्यति सुप्रभात, तो ये कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में दिया है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप ये वाला कर दीजिए। अगर इसका व्याख्या आपको आता है तो 5 नंबर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आप गाजीपुर जिले से हैं तो गाजीपुर जिले के लिए यहाँ पे, ठीक है, मुक्तिदूत आता है, ठीक। तो मुक्तिदूत पे आप लिख लेंगे, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है तो आप मुक्तिदूत पे दे सकते हैं। अगर आप दूसरे जिले से हैं तो अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा कौन से आपके यहाँ चलता है, ठीक है। जैसे ज्योति जवाहर हो गया, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना क ख ग घ अंग, ठीक है, चम्मच च, छाता छ, ज झ, इस पूरे में से आपको कोई एक करना है। जैसे अगर कोई गाजीपुर का लड़का है तो वो केवल मुक्तिदूत वाला ही, क वाला ही करेगा, ठीक। उसमें भी कोई एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर, बोल रहा है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनका रचना लिखिए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप 2-3 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर दिया है एक कवि का जीवन परिचय, सूरदास दे दिया है, तो आप भी 2-3 इंपॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय याद कर लेंगे, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ठीक है, मीराबाई होगी, इस तरह। 7 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप देखिए कोई भी 4 लाइन का 3 श्लोक तैयार कर लेंगे, इजी। अगर मान लीजिए कि 2 आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप तीसरा आसानी से लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको 4 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आपको केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे और आप आसानी से दे लेंगे अगर आप हल्का भी पढ़े हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे विज्ञान, अभिशाप या वरदान, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। तो देखिए जो विज्ञान हो गया, बेरोजगारी हो गया, और फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक, फिर आतंकवाद हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो 2-4 पे आप तैयार कर लेंगे, आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर 10 नंबर बोल रहा है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए एक पत्र लिखिए। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो राज्य परिवहन निगम में मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी है और किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी कैसा बोर्ड में पेपर आता है वो उसको नॉलेज हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।